ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एसी का होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैंने सेकंड एक्सरसाइज बोला था, ठीक है, तो वो बच्चों देख रहे हैं, उसे देखते हैं। बच्चों अब इधर फोकस करें। एक्सरसाइज 2 बच्चों स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट हो वो बताए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, what is the RMS value of an alternating current which pass through a resistor produce heat which is thrice the produced by direct current of 2 ampere in same resistor। तो देखो DC में अगर हीट लिखूंगा तो I स्क्वायर, देखो हीट DC, हीट AC। अब AC वाली हीट हमें क्या दी है, थ्राइस, इसकी थ्राइस है। अब अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो 3 DC वाला करंट कितना है, 2 स्क्वायर इंटू आर, AC आई स्क्वायर आर, आर कट गए, आई यहां से कितना आ गया 2√3। और जो ये आई है वो आरएमएस ही है, वो क्या है, आरएमएस ही है। तो आरएमएस अपने पास 2√3, √2 अगर मतलब √3 1.7, 1.7 इंटू 2 करोगे तो लगभग 3.4, 3.4 मतलब थर्ड। हीटिंग कॉइल से, हीटिंग कॉइल से नहीं बोलते हैं, इक्विपमेंट को हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। किस सेंस में पूछना चाह रहे हो वो देखो मैंने बताया हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी हीटिंग कॉइल उठा के एसी मेजर कर लो, उसके लिए प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है। उसका प्रिंसिपल मैंने बताया। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के तुम एसी बना सकते हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कहीं भी उस कॉइल को घुमाने लगो तो एसी बन जाए। उसके लिए प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल वो है। लेकिन डायरेक्टली अब जैसे मान लो कोई भी कॉइल लगा दो, कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, थोड़ी बन जाएगा। प्रॉपर उसका सेटअप चाहिए होगा। जैसे मैंने मोटर ला के दिखाई थी, तो मोटर में प्रॉपर घूमने का अरेंजमेंट है, कार्बन ब्रिसेस है, सारा प्रॉपर सेटअप है, तो हो पाएगा। देखो क्वेश्चन किस सेंस में पूछा गया उस पर डिपेंड करे। प्रॉपर देखो जहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन हो वो मुझे बताना, आगे आ जाएगा तब देख लेंगे, क्योंकि आधी अधूरी चीज का अभी इस पे नहीं जाते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई डाउट? 4th, 5th, चलो वो मैं भी लौट के देखता हूँ, ठीक है। वो कौन सा था, कॉस वाला था क्या वो? हाँ तो वो तो गड़बड़ ही है ना, वो ग्राफ कॉस के हिसाब से तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जो डायग्राम अपने पास है उस हिसाब से कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अपनी तरफ से अभी क्वेश्चन मत बनाओ, वो बाद में देखते हैं, अभी पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। 4, इसमें कोई दिक्कत? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। देखो a 12 ohm resistor and this much Henry inductor are connected in series, AC source operating at this 50 cycle per second, वो सब ठीक है। फेज एंगल बिटवीन वो निकालना है। तो देखो एक्सएल अगर मैं लिखता हूं तो ओमेगा एल, ओमेगा बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी है 50, एल बच्चों 0.21, बच्चों इस पाई को मैं लिख देता हूं 22/7, ठीक है।
अब बच्चों देखो 50 दूनी 100, 21, 3 टाइम्स 66। एक्सेल बच्चों कितना हो गया 66। अब एक्सेल 66 से रेजिस्टेंस कितना है 12, तो ड्रॉ करो 12 ये 66 ये। हमसे क्या पूछा है फेज एंगल, तो बच्चों tan phi अगर मैं लिखूंगा तो दिस बाई दिस 12 बाई 66, वापस बोलो, हाँ सही बोल रहा हूँ, 66 बाई 12, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो 22 बाई 4, 11 बाई 2, लगभग 5। चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ लगभग 5। तो बच्चों देखो √3 होता है 60 डिग्री, मतलब 1.7, तो 60 डिग्री से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ऑप्शंस देखते हैं 30, 40, 90। 90 पे तो इन्फानाइट हो जाता है, हाँ हो सकती है, तो 0 से इन्फानाइट तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों आंसर अगर हम अपने पास जो ऑप्शंस हैं उस हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा 3rd, ठीक है, क्योंकि ये 5 आ रहा है, 5 60 एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से तो कम ही होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है वो 80 डिग्री हो जाएगा। 11th हो गया, 11th में डाउट बच्चों, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16। देखो व्हाट इज ट्रू एलसीआर सीरीज एंगल लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे तो प्योर रेजिस्टिव होता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का बिहेवियर कम हो जाएगा, मतलब कैपेसिटिव सर्किट की तरह से बिहेव करेगा या सीआर सर्किट की तरह से। अब ऑप्शन देखते हैं, आई लैक्स ई। तो देखो कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, तो इसमें भी वोल्टेज पीछे होगा। अब इन्होंने बोला है करंट पीछे, तो वो गलत है। सर्किट नेम कैपेसिटेंस, थोड़ा सही बोल सकते हैं पर सोचेंगे। और नेट रेजिस्टेंस नेगेटिव, नेगेटिव जैसा थोड़ी कुछ होता है, वो गलत है। अच्छा रिएक्टेंस बोला, सॉरी रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस नेगेटिव नहीं बोलते हैं, नेगेटिव का थोड़ी कोई मतलब है, वो तो डायरेक्शन वाइज हो जाता है। लैग लीड करना बोलना सही है, फिर भी थोड़ा और सोचेंगे। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, पहला तो गलत ही है, दूसरा सोचते हैं नेट रिएक्टेंस नेगेटिव, ये भी थोड़ा सोचेंगे। पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, ये गलती है। अब इन दोनों में से हमें कोई चाहिए, इन दोनों में से अगर हमें कोई चाहिए तो अच्छा ऑप्शन अपने पास एक से ज़्यादा है, ऑप्शन अपने पास एक से ज़्यादा है, तो दो तो हम पक्का गलत बोल ही सकते हैं। इन दोनों में नाम का कंफ्यूजन है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है रुको रुको अभी रुको, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटिव सर्किट बोल सकते हैं, कैपेसिटिव सर्किट बोल सकते हैं, तो चलो इसे एक ठीक मान सकते हैं। फिर उन्होंने बोला रिएक्टेंस नेगेटिव है, तो बच्चों ये बोलना उतना ठीक नहीं है, ठीक है ना। मान लो करंट हमने इधर माना, रेजिस्टेंस हमने यहाँ माना, तो उतना ठीक नहीं है। हालांकि फिर भी ये कि जैसे अगर हम जेई के हिसाब से थोड़ा सा देखें तो उसमें हम इंडक्टेंस को जे ओमेगा एल बोल देते हैं और कैपेसिटेंस को बोल देते हैं माइनस का जे बाई ओमेगा सी। जे वाई डायरेक्शन में ऐसे, तो इसका हम इधर ओमेगा एल ले लेते हैं, माइनस मतलब हम इधर ले लेते हैं, तो उस सेंस में बोले तो ठीक बोल सकते हैं, हालांकि उतना मतलब नहीं होता है, पर ठीक है चलो इसे भी बेनिफिट ऑफ डाउट बोल सकते हैं। तो बी और सी फिर भी ठीक हो सकता है, अगर ऑप्शन के हिसाब से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। आंसर उन्होंने दिया ए एंड सी। आई लैक्स ई, आई लैक्स ई, इसका मतलब होना चाहिए करंट पीछे होगा, जबकि अपना आ रहा है वोल्टेज पीछे, वो तो गया। सी नेट रिएक्टेंस नेगेटिव, बच्चों फिर से छोड़ दो, कंफ्यूजिंग गलत सा क्वेश्चन है, मतलब नहीं, ठीक है ना। समझ पाए ना बच्चों, जो मैंने बताया उस हिसाब से करंट तो पक्का आगे ही होगा, वो तो गलत ही है। हाँ बी और सी को फिर भी बेनिफिट्स और डाउट देकर ठीक बोल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक ठीक ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हालांकि वो भी उतना सही नहीं है, ठीक है। ओके
अब बच्चों मुझे बताओ 17, इसमें कोई डाउट? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर AC meter can measure DC also. सही है. If AC meter DC there is, if AC meter measure DC, their scale must be linear and uniform. नहीं, I square R हीटिंग इफेक्ट ही यूज रहेगा, तो इन्होंने बोला AC मीटर मेजर देयर स्केल मस्ट बी लीनियर. लीनियर स्केल नहीं होगी, वो वैसी ही रहेगी. समझ गया? एक है करके. रुको रुको तुम बोलो. हाँ, कांस्टेंट नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ. देखो, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, I स्क्वायर R यूज होता है. अब तुमने 1 एम्पियर DC करंट फ्लो कराया, हीट कितनी आई? R मान लो. 2 फ्लो कराओगे तो 4R, 3 फ्लो कराओगे तो 9R. अब वो AC हो या DC, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है. हीट तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. हीट अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो अभी भी क्या होगा? नॉन लीनियर ही होगा. देखो, DC के इक्विवेलेंट ही RMS होता है, तो जब RMS हम मेजर कर रहे हैं तब नॉन लीनियर है, तो अभी भी नॉन लीनियर ही रहेगी. हाँ, अब तुम बोलो. ठीक है, ओके. तो इफ AC मीटर मेजर DC देयर स्केल मस्ट बी लीनियर, वो चीज गलत है. तो बच्चों, AC एंड DC मीटर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट. बच्चों देखो, जनरली जो DC मीटर्स होते हैं वो मूविंग कॉइल पे बेस्ड होते हैं. जनरली जो स्टैंडर्ड DC मीटर होते हैं वो मूविंग कॉइल पे बेस्ड होते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड नहीं होते हैं. तो वो चीज़ भी सही नहीं है. वो चलो बाद में आ जाएगा. वैसे गैल्वेनोमीटर वगैरह अगर थोड़ा सा पड़ा हो तो उसमें हम करेंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क आता है, फिर वो रोटेट करता है. तो जनरली उस पर बेस्ड होते हैं. ठीक है. AC मीटर रीड्स RMS वैल्यू, वो सही है. अब हम देखते हैं बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ ये दो अपने सही बैठे हैं. फर्स्ट और फोर्थ के हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ. बच्चों आपको क्या, अच्छा गलत बताना है, तो गलत के हिसाब से अपने सेकंड और थर्ड, तो आंसर सेकंड. इन्होंने क्या दिया आपको? समझ गए ना बच्चों? ठीक है बच्चों, फिर मुझे बताओ 26, इसमें फोर्थ ऑप्शन, वो देखते हैं. वही उसी में डाउट है ना? ठीक है. वोल्टेज अक्रॉस L एंड करेंट थ्रू C. वोल्टेज अक्रॉस L एंड करेंट थ्रू C. ये थ्रू C का क्या मतलब है? डी ऑप्शन है ना. वोल्टेज अक्रॉस L एंड करेंट थ्रू C आर डिफर बाई पाई बाई 2. वोल्टेज अक्रॉस L एंड करेंट, अच्छा हाँ समझ गया. L के अक्रॉस तो वोल्टेज देखना है और करेंट देखना है C के अक्रॉस, ये मतलब होना चाहिए. वोल्टेज अक्रॉस L एंड करेंट थ्रू C, उन दोनों को देखना. ठीक है. और सीरीज LCR, तो सीरीज LCR में बच्चों करेंट तो हम सेम ही लेके चलते हैं. सीरीज में करेंट तो सेम ही होगा. अब करेंट सेम होगा तो हम देखते हैं. देखो बच्चों, रेफरेंस लाइन हमने ये ली, करेंट अपना ये रहा, वोल्टेज अक्रॉस L, तो वोल्टेज अक्रॉस L यहां हो गया, एंड करेंट थ्रू C, करेंट थ्रू C हम यही लेंगे. तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90. इवर को इनके बीच में एंगल 90, तो ये चीज ठीक है. हाँ अब बोलो. देखो समझो, ये तीनों सीरीज में है. सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करेंट. तो करेंट सेम है तो हम रेफरेंस किसको ले लेते हैं? करेंट. क्योंकि सब में सेम ही करंट फ्लो करना, तो हम रेफरेंस लाइन करंट को लेते हैं. जैसे पैरेलल में याद करो क्या चीज सेम होती थी? वोल्टेज. तो हम वहां पे वोल्टेज रेफरेंस लेते थे. तो करंट सब में ही सेम फ्लो करना, जो इंडक्टर में करंट है वही कैपेसिटर में है, वही रेजिस्टेंस. समझो पहले पूरी बात सुन लो. करंट सब में सेम है, तीनों में सेम करंट है. समझ गए? अब इंडक्टर का करंट से एंगल कितना है? ठीक है. इंडक्टर का, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे एंगल क्या है? इंडक्टर का, इंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इंडक्टर का
सॉरी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होगा? इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो उसमें करंट है उसके बीच का एंगल क्या होगा? 90। अब इंडक्टर का जो वोल्टेज है और रजिस्टर में जो करंट है उससे एंगल क्या है? 90। इंडक्टर का जो वोल्टेज है और कैपेसिटर में जो करंट है उससे एंगल क्या है? 90, क्योंकि सब में करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है। जो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वही उसमें कर रहा है, वही इसमें कर रहा है, तो उसका अपने करंट से जो एंगल होगा वही बाकी सबसे भी एंगल होगा, तो एंगल तो 90 होगा। हाँ अब बोलो जो पूछ, ठीक है ना? देखो करंट सब में ही सेम है, तो जो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वही रजिस्टर में, वही कैपेसिटर में भी है। करंट तो सीरीज में, वोल्टेज अलग चीज है, करंट समझो। सीरीज में करंट तो सेम ही होगा ना। मान लो यहां से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर, तो सब में वही जाएगा। तो इंडक्टर में जो करंट है वही कैपेसिटर में, वही रजिस्टर में। तो करंट का यहां अगर एंगल 90 है तो फिर किसी भी करंट से हो वो 90 रहेगा, ठीक है? ओके 27 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 28 27 फॉर ए बेस्ट चॉक कॉइल इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस। सही है, अगर अच्छी चॉक कॉइल है तो रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पावर फैक्टर इज, इंडक्टर ही होता है चॉक कॉइल, मैंने बोला भी है, पहले भी यूज हुआ है। हाँ अब पावर फैक्टर इज वेरी लेस, पावर फैक्टर लेस नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि cos 0 तो 1 के आसपास होता है, तो पावर फैक्टर लेस ना होके ज्यादा, सॉरी हाँ सही है, सही है, पावर फैक्टर काफी कम होगा क्योंकि 90 डिग्री के आसपास फेज आएगा। सही है। कंज्यूम वेरी लेस पावर, वो भी सही है। बेस्ड ऑन वॉटलेस करंट, वो भी बच्चों सही बोल सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट जाता है उसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है, उसी को हम वॉटलेस करंट भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी होगा वॉटलेस करंट। तो कहने का मतलब बच्चों चारों ही ठीक लग रहे हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है? इनकरेक्ट। अब चारों में से सबसे ज्यादा इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है, या फिर नन ऑफ दीज भी अपने पास है? ये ठीक है, पावर फैक्टर वेरी लेस वो भी ठीक है, कंज्यूम वेरी लेस पावर वो भी सही है। बच्चों मेरे हिसाब से तो फिर फोर्थ हो जाना चाहिए, क्या दिया इन्होंने? फोर्थ ही हो जाएगा, ठीक है। 26 कौन सा है? ओके, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर डिफर बाई पाई, वो सही है। करंट थ्रू एल एंड आर इन सेम फेज, गलत है। नहीं सही, करंट थ्रू एल और आर वो तो सेम फेज में हुआ, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो कर रहा है। सीरीज में सेम करंट होता है, कितनी बार बोला, एक ही करंट सब में फ्लो कर रहा है। तो जो करंट, मान लो जैसे करंट मैंने लिखा 4 sin 2 पाई t प्लस 30, ये करंट इंडक्टर से, तो कैपेसिटर में भी क्या करंट होगा? यही होगा। रजिस्टर में क्या करंट होगा? यही होगा। अब सेम करंट सब में ही फ्लो कर रहा है, तो उनका फेज रेफरेंस निकालो, क्या होगा? 0। सीरीज में सेम करंट होता है। तो अब मैं पूछता हूं इंडक्टर से करंट, ये रहा, देखो कैपेसिटर से करंट भी यही है। अब बताओ इनमें फेज रेफरेंस क्या है? बस सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, उसी वजह से उसको रेफरेंस भी लेते हैं। ओके सी, वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल डिफर बाई पाई बाई 2, वो सही है। और लास्ट वाला मैंने डिस्कस अभी करी थी, ठीक है। ओके फिर कौन सा है बच्चों? 28, इसमें कोई डाउट बच्चों? 29, 30, 31, 30 है ना? द ग्राफ शोज, ठीक है, कीपिंग एल एंड सी कांस्टेंट इज आर डिक्रीज। बच्चों आर को कम कर रहे हो, आर को कम कर रहे हो, तो बच्चों जो आई एम होता है वो होता क्या है? मैक्सिमम करें, तो हर से डिस्कशन नहीं करें। आई एम तुम्हारे पास होगा पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसे कम करोगे तो आई एम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखो, मैक्सिमम करंट इंक्रीज सही है, शार्पनेस ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस, तो याद करो बच्चों क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट एल बाई सी। अगर आर को कम करोगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, मतलब शार्पनेस बढ़ेगी। बैंडविड्थ इंक्रीजेस,
बच्चों बैंडविड्थ उल्टा कम हो जाएगी। जैसे आप देखो ग्राफ यू बनेगा तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पास में आ जाएंगी, पास में आ जाएंगी तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, देखो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो ए बी सी सही हो जाएंगे। हाँ बोलो योगेंद्र, कोई डाउट? बोलो बोलो, जहाँ डाउट लग रहा है पूछो। डिक्रीज बोला है मैंने, देखो समझो, देखो नॉर्मली ये है, यहाँ कहीं अपनी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होंगी तो बैंडविड्थ ये होगी। अब ये अगर शार्प हो गया तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज यहीं कहीं आ जाएंगी। वो क्वालिटी फैक्टर याद करो, मैंने उसमें क्लियरली बताया है। बैंडविड्थ क्या होती है, जिसपे करंट आई नॉट बाई रूट टू, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट 1/√2 टाइम्स होगा वो अपनी बैंडविड्थ होगी। तो वो यहाँ और यहाँ कहीं मिलेंगे। अब अगर ज़्यादा शार्प हो जाएगा तो पास में मिल जाएंगे, पास में मिल जाएंगी तो वो डिफरेंस कम हो जाएगा। बस ये चीज़ है, ठीक है ना। ओके 31 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 32 देखो, an alternating EMF omega applied across inductor, instantaneous power developed in circuit has frequency। तो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी पूछी है तो वो सोचते हैं। देखो मान लो वोल्टेज मैंने लिया V0 साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टर में बच्चों वोल्टेज आगे होता है तो करंट क्या होगा, पीछे, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस का V0 कॉस ओमेगा टी, पावर लिखूंगा तो VI मल्टीप्लाई कर दो तो V0/Z मान लो या XL मान लो, तो V0 स्क्वायर XL माइनस साइन कॉस, इसका 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो इसको बच्चों में लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी। तो बच्चों ओमेगा अपने आप में क्या हो गया, डबल, तो ओमेगा डबल हो गया तो ओमेगा होता है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π। तो अगर ओमेगा डबल हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डबल। हाँ अच्छा ओमेगा ही पूछा है तो ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा, डबल। तो ओमेगा डबल यानी कि 4th, समझ पाए ना। ओके 33 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 34 35 36 बोलो बच्चों, किसी को डाउट हो? 36 देखो, इन एडजॉइंट AC सर्किट द वोल्टमीटर हुज रीडिंग विल बी 0। तो बच्चों L और C, लेकिन इसमें रेजोनेंस हाँ लिखा है। रेजोनेंस में इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल अपोजिट होता है तो कॉम्बिनेशन 0 रीड करेगा। तो उस हिसाब से जो V4 वाला वोल्टमीटर देखो वो उन दोनों के अक्रॉस है, दोनों की कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ वही क्वेश्चन ये वाला है, आप ये कह रहे हो ना इन दोनों के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा है, मतलब यही वाला क्वेश्चन ना था। एक सेकेंड देखो, ये इंडक्टर ये कैपेसिटर, तुम इस तरह से कह रहे हो, हाँ तो 0 होगा, बस खत्म। ठीक है ना, समझ गए ना, यही क्वेश्चन तो 36 है। हाँ सही है, इन्होंने 0 पूछा है, ये थोड़ी पूछा है कि पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा। पूरा वोल्टेज तो R के अक्रॉस हो जाएगा, इन्होंने ये पूछा है कि किसकी रीडिंग 0 होगी। तो इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को काट देंगे, उसकी रीडिंग 0 हो जाएगी। 37 बच्चों, 38 39 40 41 41 देखो बच्चों, इन LR सर्किट ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम। बच्चों देखो ये R और ये भी इन्होंने R दिया है,
इंडक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर बोला है, आर के बराबर ही बोला, तो नेट इम्पीडेंस कितना हो गया √2r, एंगल कितना हो गया 45। अब पावर अगर V नॉट के टर्म्स में तो 1/2 V नॉट I नॉट cos phi 1/√2, तो बस ये आंसर आ गया E नॉट स्क्वायर बाई 4r, E नॉट स्क्वायर बाई 4r यानी कि थर्ड। बोलो कहीं दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। 42, 43, 44, 45, 46, एक सेकेंड तुम बोलो, 43, ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू चेंज द अल्टरनेटिव पोटेंशियल, सही है, चेंज द अल्टरनेटिव करंट, वो भी ठीक बोल सकते हैं, पर और ऑप्शन देखते हैं। टू प्रिवेंट द पावर लॉस, पावर लॉस ट्रांसमिशन में बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन में जो पावर लॉस होती है उसके लिए ये यूज किया जाता है, तो वो भी ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। टू इंक्रीज द पावर ऑफ करेंट सोर्स, वो गलत है। अब बच्चों ये तीन ही ठीक है, लेकिन सबसे सही हमें चूज करना, अगर एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज किया जाए तो मेन ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को कम ज्यादा करना, वोल्टेज को कम ज्यादा, वो सबसे बेस्ट काम होता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं उस वजह से करंट कम ज्यादा हो जाता है, वो ठीक है। तो देखा जाए तो तीनों ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शनल है, जैसे जो ट्रांसमिशन होता है उसमें पावर लॉस कम करने में हम यूज करते हैं, लेकिन अब मान लो जो चार्जर तुम यूज कर रहे हो, ये जो इसका चार्जर लगा है इसमें भी ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है, इसमें थोड़ी कोई पावर लॉस कम करना, तो पावर लॉस ऑप्शनल है कि किस सेंस में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना चाहूँ तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चों अपने पास हो जाना चाहिए फर्स्ट, बाकी तीनों ही ठीक ठीक बोल सकते हैं, लेकिन सबसे सही फर्स्ट होगा। आंसर इन्होंने बच्चों क्या दिया है, ठीक है ना, ओके क्लियर है अभी। फिर बच्चों देखो शायद कोई कुछ पूछ रहा था, 46, ठीक है। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ सॉर्टेड वेवफॉर्म, देखो अब इन्होंने बताया नहीं है कि भाई किस साइकिल में, तो अगर हम कंप्लीट साइकिल लेते हैं तो वो जीरो ही होगा, तो जीरो हो जाना चाहिए। इन्होंने आंसर क्या दिया, हाँ, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि भाई किस इंटरवल में पूछ रहे हैं, किस इंटरवल में पूछ रहे हैं, तो हम कंप्लीट साइकिल या लार्ज इंटरवल लेंगे तो वो जीरो माना जाएगा, ठीक है। 45 देख लेते, पावर ट्रांसमिशन लाइन, ये द वैल्यू ऑफ पावर लॉस, बच्चों देखते हैं, देखो एक सेकेंड रुको बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मर, इफ 2.2 किलोवाट पावर ट्रांसमिट्स 22,000 वोल्ट इन ए लाइन ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, तो बच्चों यहाँ वोल्टेज है 22,000 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम और पावर है 2.2 किलोवाट यानी कि 2200 वाट यानी कि VI, तो 2200 वोल्टेज बच्चों 22,000, तो करेंट फ्लो कर रहा होगा बच्चों 0.1, देखो पावर इक्वल टू VI, तो इस ट्रांसमिशन लाइन से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा 0.1 एम्पियर, तो इसमें हीट लिखते हैं तो I²R 0.1 का स्क्वायर इंटू 10, तो 0.1 आना चाहिए, आंसर फर्स्ट। चेक करो नहीं, कोई डाउट लग रहा, हाँ वो पावर लॉस का मतलब वही हीट पर सेकेंड, हीट पर सेकेंड ही पावर लॉस होता है, ठीक है। अब 47 तुमने कहा, वो देखते हैं। 500 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, वो सब ठीक है। RMS पोटेंशियल डिफरेंस ये है, पावर टेकन फ्रॉम मेंस, तो बच्चों देखते हैं, ठीक है। देखो तो बच्चों एक तो सीधा सा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जो पावर कंज्यूम होती है वो केवल रजिस्टर में होती है, कैपेसिटर वगैरह में तो होती ही नहीं, तो जो रजिस्टर की पावर है वही पावर लॉस। अब रजिस्टर की पावर तुम कैसे लिख सकते हो, VRMS IRMS cos phi, रजिस्टर की नहीं किसी की भी लिखनी हो हम ऐसे ही लिखते हैं, किसी की भी लिखनी हो वो हम ऐसे ही लिखते हैं।
अब रजिस्टर की अगर मैं लिखता हूं तो रजिस्टर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज है वो है 120। रजिस्टर के अक्रॉस जो आरएमएस करंट होगा वो होगा ये, और रजिस्टर के अक्रॉस पावर फैक्टर हो जाता है 150 या ये। तो जो रजिस्टर की पावर है वही सर्किट की पावर होगी। ये अपना आ गया। हाँ अब तुम बोलो। बिल्कुल होगा, लेकिन केवल मैं रजिस्टर के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, केवल रजिस्टर। देखो सब मैंने दोनों तरीके बताए। एक तरीका ये, एक तरीका ये कि मैं पूरा सॉल्व करूं VRMS, तो 120 160 इसका नेट निकालोगे तो 200, 120 160 नेट 200। IRMS अगर मैं लिखता हूं तो 200 बाई Z। अब cos फाई क्या होगा, R बाई Z। ये चीज क्लियर। अब Z निकालना है, तो Z निकालने के लिए मुझे कैपेसिटेंस के टर्म्स में निकाल सकता हूं। देखो करंट तो सेम ही है, करंट सेम है, तो देखो ये 500 और ये 160, मतलब समझना। देखो 120 लिखोगे I इंटू 500, 160 लिखोगे I इंटू XC, तो दोनों को डिवाइड करो 3/4, 500 XC, XC यहां से आ गया 2000/3, 2000/3। अब Z निकालना, तो 2000/3 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। अब देखो 500 तो बाहर ले लो, यहां बचा 4/3, तो अंडर रूट में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो 16 मतलब 5/3, देखो 16 9 25 2500/3, ठीक है। तो Z स्क्वायर Z अपने पास ये आ गया, Z अपने पास ये आ गया। अब इसको यहां रखो, तो अब पहले इसका आंसर निकाल लो। देखो 2 0 गए, 144/5 यहां है। अब इससे निकालो, देखो 200 इंटू 200 इंटू 500 और Z स्क्वायर हो गया 2500 2500 इंटू 9। अब देखो 500 इससे गया 5 बार, 2 0 इससे चले गए, 25 दूनी 50, 100 इससे चले गए, तो 4 और 9, 9 चौक 36। मैच नहीं कर रहा है ना, कहीं मिस्टेक कर दी है, वापस चेक करते हैं। VRMS IRMS cos फाई ये सही है, 144/5 इससे आ रहा है, ठीक है। इससे अगर मैं करता हूं तो VRMS 120 और 160 200 ही आएगा मेरे हिसाब से। 200 200/Z 500/Z, 200 200 500। Z मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक बार और देखता हूँ। 160 तो 4/3 टाइम्स ही होना चाहिए, ये सही है, ये सही है। तो Z अगर मैं निकालता हूं, सही है, Z अगर मैं निकालूंगा तो 500 तो कॉमन ले लिया, 500 कॉमन ले लिया तो 16/9 25 5/3 ये भी सही है, 2500/3। अच्छा 12 और 16 250 आएगा ना। हाँ सही कह रहे हो, वो मिस्टेक की, वो मिस्टेक की, सही कह रहे हो। वोल्टेज 200 नहीं आएगा, 250 आएगा, ठीक है ना। 12 और 16 का अंडर रूट कितना आएगा, नहीं 20, 200 ही आएगा शायद, है 200 ही आएगा, 200 ही आएगा ना। तो 2500 2500 9 ऊपर जाएंगे, 9 ऊपर जाएंगे, 2500 से ये गया 5 बार, ठीक है। 2 0, हाँ यहाँ मिस्टेक कर दी बच्चों, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों अब थोड़ा वापस से ध्यान से देखना, मैं इस चीज को वापस कर रहा हूँ। 200 इंटू 200, ठीक है, इंटू 500, और Z जो मैं लिखूंगा 2500 इंटू 2500 और ऊपर 9।
ये गया 5 बार, ठीक है, 2 जीरो यहाँ चले गए, ठीक है, 25 पंचे 125, या चलो 5 को ऐसे छोड़ो, ऐसे काटो, 5 इससे गए 40, 40 दूनी 80, 9 8 72, तो 720 बाई 25, 5 से डिवाइड करो, 1 4 4 बाई 5, वही आ। तो मेरा कहने का मतलब ये, चाहो तो पूरे सर्किट के लिए सॉल्व करो, पूरे सर्किट के लिए तुम VRMS निकालो, IRMS निकालो, फिर पूरे सर्किट का कॉस्ट वाई निकालो, या अकेले रजिस्टर का तुम्हें वोल्टेज पता है तो उसका रेजिस्टेंस पता है, तो पावर कंजम्पशन केवल रजिस्टर में ही होती है, तो केवल रजिस्टर के लिए लगा रहे, तो केवल रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये है, केवल रजिस्टर के अक्रॉस करंट ये है, और रजिस्टर के अक्रॉस फेज डिफरेंस 0 होता है, केवल रजिस्टर के लिए लगा रहे, समझ पाए। अब जैसे मैं पूछता हूं कि इसमें इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस क्या है, तो VRMS IRMS cos 90 लिखोगे तो 0, केवल कैपेसिटर के अक्रॉस VRMS IRMS cos 90 0, और केवल रजिस्टर के अक्रॉस तो वो। अब पूरे सर्किट के अक्रॉस लिखोगे तो पूरे सर्किट की सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो अल्टीमेटली रजिस्टर वाला ही आएगा, क्योंकि पावर लॉस केवल रजिस्टर में ही होती है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, 48, इसमें कोई डाउट? 49 है ना, देखो उसका तो खैर मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखो, AC जनरेटर आर बेस्ड अपॉन EMI प्रिंसिपल, बोल सकते हैं कि ठीक है हम उसे घुमा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मान लो जो हम फ्लक्स चेंज करते हैं, फ्लक्स चेंज करने की वजह से जो EMF प्रोड्यूस होता है वो EMI प्रिंसिपल मान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो ठीक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज 0। रेजिस्टेंस के सेंस का क्या मतलब है बच्चों? रेजिस्टेंस की जगह इफेक्टिव रेजिस्टेंस या कुछ बोलते तो समझ में आता, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं वो समझ में आता। अब रेजिस्टेंस ऑफर्ड, अगर ये प्रॉपर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, हाँ रिएक्टेंस मानेंगे तो कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर ये प्रॉपर रेजिस्टेंस मान के चल रहा है तो प्रॉपर रेजिस्टेंस तो खैर नहीं होता है उसका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस वर्ड बोलना सही नहीं है। रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो हम 0 ही मान के चलेंगे, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, वो कुछ होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इसे 0 माना जा सकता है, तो ये सही माना जा सकता है, तो दोनों सही के हिसाब से हम बोल सकते हैं। आंसर इन्होंने थर्ड बोला है, तो वही है, यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस की जगह उसे रिएक्टेंस कर लो, फिर रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस कर लो, वो ज्यादा सही होगा। समझ गया बच्चों? फिर वो हाँ वही फ्लक्स चेंज E इक्वल टू माइनस का d∅dt, वही EMI प्रिंसिपल। रीजन समझो, पहली बात तो उसमें करेक्शन कर लो, रिएक्टेंस कर लो। इन्होंने बोला है कि रिएक्टेंस 0 होता है, रिएक्टेंस 0 थोड़ी होता है, ये होता है। हाँ तो गलत हो गया, ठीक है ओके बच्चों। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कोई डाउट? 51, 52, 52 देखो, चॉक कॉइल इज प्रिफर्ड ओवर ए रजिस्टर टू एडजस्ट करंट इन AC सर्किट। बच्चों ये चीज सही है, कैसे सही है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पावर फैक्टर फॉर इंडक्टेंस इज 0, ये चीज भी सही है, और कहीं ना कहीं यही इसका रीजन है, तो उस हिसाब से करेक्टली एक्सप्लेन करता हुआ भी मान सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से फर्स्ट हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो मैं बता रहा हूँ, समझो। जैसे बच्चों अपने यहाँ मान लो एक बार 200 वोल्ट आता है, कितना आता है एक्चुअल में, कितना आता है 220, लेकिन मान लिया 200 आता है। तुम बाजार से एक बल्ब लेके आए, ठीक है, तो प्रिंस आवाज नहीं करो, तुम बाजार से एक बल्ब लेके आए, काफी अच्छा बल्ब है, लेकिन वो बल्ब काम करता है 120 वोल्ट पे। कितने पे काम करता है? 120।
अब तुम अपने घर में लगाओगे तो 200 वोल्ट आ रहा है, वो बल्ब खराब हो जाएगा, तो तुम चाहोगे कि भाई बल्ब चलता रहे लेकिन खराब ना हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम इसके साथ एक रजिस्टर लगा दो, तो 120 यहाँ है, 80 वोल्ट यहाँ चला गया, वो अपने काम करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि 120 ये तुमने इंडक्टर लिया 200 वोल्ट और यहाँ 160 लगा दिया, तो 120 160, बच्चों बताओ नेट कितना होगा 200, यहाँ भी नेट कितना होगा 200, क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं, 200 का 200, ठीक है। इसको 120 चाहिए था, मिल रहा है, ये अभी भी आराम से चलता रहेगा, तो ये अभी भी बल्ब आराम से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब जो तुमने इंडक्टर लगाया है इसमें पावर कंजम्पशन क्या है, 0, लेकिन इस रजिस्टर में पावर कंजम्पशन होगा, इस रजिस्टर में पावर कंजम्पशन होगा, दैट इज 80 स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर। तो बल्ब दोनों केस में चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज जा रही है इस हीट के फॉर्म में, जबकि यहां तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज नहीं जा रही, तो उस वजह से चॉक कॉइल को प्रेफर किया जाता है इस तरह की सिचुएशन। अब एक बार रुको यार, थोड़ा कंप्लीट करने दो, समझो ये चीज क्लियर। अब बच्चों वापस समझो, इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि मान लो 120 का वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, इसके साथ कितनी इंडक्टेंस का इंडक्टर लगाएं कि सही काम करता है, तो हमें पता है कि ये 160 है, 160 है, तो वही 160 इक्वल टू आई एक्सएल सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वो निकल आता है। हाँ, अब पहले तुम बोलो। प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर, अगर नियरली बना लिया तो मिनिमम तो होगा ना। हाँ, मिनिमम होगा। तो फिर जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनमें इन कैपेसिटर का यूज क्यों नहीं होता? होता है, किसने का यूज नहीं होता, भर भर के यूज होता है। आगे बोलो। भर भर तो फिर पावर लेवल तो उनमें काफी ज्यादा होता है। नहीं समझो, देखो समझो, एक्चुअल में ये है कि उसमें पावर लॉस 0 होता है, लेकिन अकेला इंडक्टर थोड़ी होता है उसमें, तुम इंडक्टर भी वायर से बनाओगे तो उस वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, समझ रहे हो। तो होम अप्लायंस में हमें केवल इंडक्टर की जरूरत थोड़ी पड़ती है, केवल कैपेसिटर की ही जरूरत थोड़ी पड़ती है, उसमें बहुत तरह के और भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें, समझ रहे हो, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सारी चीजें यूज करनी पड़ती, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में लॉस नहीं होगा, बाकियों में तो लॉस होगा ही होगा। हाँ, अब बोलो वापस। हाँ, अब तुम बोलो। इंडक्टर में बताओ फेज डिफरेंस क्या होता है, cos 90 क्या होता है, ठीक है। चले बच्चों आगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर बोलो। देखो, चॉक कॉइल इज प्रिफर्ड ओवर एसी रजिस्टर, यही मैंने बताया, तुम रजिस्टर भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पर रजिस्टर में एनर्जी लॉस होगी, इसमें नहीं होगी। प्रेफर्ड का मतलब ये कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भाई कोई फ्री में तुम्हें गाड़ी दे रहा है, एक मारुति 800 दे रहा है, एक मर्सिडीज दे रहा है, फ्री में दे रहा है, कौन सी लोग? ऑब्वियस सी बात है, तुम मर्सिडीज लेना चाहो तो तुम कौन सा प्रेफर करो? मर्सिडीज को फ्री में ही मिल रही, तो ऐसी है। प्रेफर्ड का मतलब ये कि हम किसे पहले प्रेफरेंस दें, समझ गए? ओके, अब बच्चों वापस समझो। 52 इसमें कोई दिक्कत, 53 54 55, हाँ तुम बोलो योगेंद्र कौन सा कह रहा हो? तो एक काम करना, फिर मुझसे क्लास के बाद डिस्कस करना, वो कोई बात नहीं, फिर लैंग्वेज की दिक्कत है तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, बाकी जो इसमें डिस्कस हो जाए वो समझ लेना, बाकी फिर मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना। देखो, व्हेन एसी सर्किट कंटेन रजिस्टर ओनली पावर इज मिनिमम, गलत है, मैक्सिमम होनी चाहिए। पावर ऑफ सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फेज एंगल, वो भी गलत, फेज पे तो डिपेंड करती है, दोनों ही गलत के हिसाब से जो सही बैठ रहा है वो बैठ जाएगा, समझ गए? ओके, 55 56 57, पावर मतलब पावर लॉस ही मान के चलते हैं, पावर लॉस, पावर कंजम्पशन, पावर डिसिपिटेशन, एवरेज पावर, ये सारे वर्ड हम एक ही मान के चलते हैं, जब तक कि वो बहुत स्पेशली ना लिख दे कि इंस्टेंटेनियस पावर,
तो जब वो बहुत प्रॉपरली दिख रहा है इंस्टेंटेनियस पावर, तो ही हम इंस्टेंटेनियस पावर मानते हैं, वरना हम जनरली यही मान के चलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों एसी वाला अपना ओवर होता है। इसमें मैंने एक पेपर सीट और दी थी, उसके आंसर शायद अभी नहीं दिए। तो वी आई देखो मैंने लिखवाया भी होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के प्रोडक्ट को इंस्टेंटेनियस पावर बोले। हाँ, इसमें जब तक इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा है तब तक हम वही एवरेज पावर मान के चलते हैं। हाँ बोलो। केवल इंडक्टर नहीं होती, उसमें इंडक्टर के साथ कैपेसिटर भी लगाया जाता है, रेजिस्टेंस भी। देखो मैं बताऊं, सच्चाई ये, थोड़ा सा हायर लेवल पे जाओगे तो तुम एक छोटे से छोटा वायर ले लो, तुमने केवल एक छोटा सा वायर लिया, तो ये अपने आप में एक इंडक्टर भी है, एक कैपेसिटर भी है और एक रजिस्टर भी है। एक छोटे से छोटे वायर में तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं। अब तुमने मोटर का एग्जांपल दिया, ठीक है, मोटर में बहुत सारी कॉइल यूज की गई, तो वो इंडक्टर तो है ही। अब उस कॉइल का अपने आप में रजिस्टर है, तो वो उसमें रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी उसमें होता ही होता है, बट स्टिल हम उसमें और अपनी तरफ से कैपेसिटर भी लगाते हैं। तो कुल मिला के सारी चीजें मिक्स रहती हैं। अब तुम अपना क्वेश्चन पूछो। देखो समझो, मैं बार बार बता रहा हूँ, पावर कंजम्पशन किस चीज पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा उसमें, रेजिस्टेंस को तुम जीरो कर ही नहीं सकते, तुम कुछ भी कर लो रेजिस्टेंस तो जीरो होगा ही नहीं ना, खत्म। और दूसरी चीज है पावर कंजम्पशन, समझना, जैसे तुमने 1000 वाट की मोटर ली, उसमें से 800 वाट तुम्हारी यूज हो रही, यूज किसमें? मान लो गाड़ी चलाने में या चक्की में आटा पीसने में, तो लॉस 1000 का नहीं माना जाएगा, लॉस केवल 200 का माना जाएगा, और वो 200 अपना इसमें जाता है, बाकी तो अपना यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। वो तो इससे बनेगा, उसको इससे मतलब नहीं कि भाई तुम उससे चक्की चला रहे हो या गर्म कर रहे हो, तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो इससे मतलब। तुम खाली मोटर छोड़ दो तो मैंने तो चलाया ही नहीं, उससे थोड़ी होता है। क्लियर है बच्चों? चले आगे, ठीक है, एक एक करके बच्चों। हाँ बोलो। रेजिस्टेंस हटा के पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो इंडक्टर लगाओगे उसका अपना रेजिस्टेंस होता ही होता है, अकेली इंडक्टर होती ही नहीं है, ठीक है। चलें बच्चों आगे। हाँ, थियोरेटिकली हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं। हाँ बोलो। सेल्फ इंडक्टेंस पिछले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जैसे बाद में जब चैप्टर आएगा तभी बता दूंगा, अभी जरूरत नहीं है तो उस पर क्यों जाए, ठीक है। वो जहाँ क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, पर वो चैप्टर पिछले में रहता है। एक बार ऊपर छोड़ो, उससे तुम्हें क्या करना, अभी वो काम का नहीं है तो किसी और चीज में दिमाग मत लगाओ। देखो कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन मेरे पास लेके आना, आधी अधूरी चीज बेकार रहती है। हाँ जैसे अभी तुम पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन कहाँ है? वो हीटिंग कोयल वाला, तो वो वही मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन अलग चीज होती है, आधा अधूरा क्वेश्चन अलग होता है। बाकी स्टैंडर्ड फिलामेंट बल्ब जो तुम बोल रहे हो ना, वो जो पुराने बल्ब चलते थे उनको बोलते हैं। तो हमेशा प्रॉपर क्वेश्चन लेके आओ, क्योंकि उसका सेंस कई बार समझना पड़ता है कि किस सेंस में पूछा, क्या चीज। अब वो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना अगर बच गया हो तो, कोई नहीं, अब बाद में कर लेंगे। ओके, अब बच्चों मेरी बात समझो, एक मैंने पेपर सीट और दी थी, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं, उसको बच्चों हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर सीट का एक साइड का हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पीछे के साइड के क्वेश्चंस बच रहे थे, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद से मतलब कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में टाइम जा चुका है, ठीक है। ओके, तो बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में बच्चों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो बच्चों फिर हम डिस्कस करते हैं, जस्ट एक सेकेंड।
EM waves. मुश्किल लग रहा है. ओके. बच्चों अभी इधर डिस्कशन बंद कर लें. ओके. अब बच्चों जो हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले बच्चों ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ. डिस्प्लेसमेंट करेंट, ये बच्चों कैपेसिटर की प्लेट्स है. ये लूप 1 P1 और ये लूप 2 P2. सर्कल की रेडियस बच्चों मैंने R मान ली है. इस तरह की सिचुएशन. ठीक है. तो इतना बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. तो बच्चों अब जिसके मोबाइल वगैरह हो वो पॉकेट में रख लें या बैग में रख लें. कोई भी बेंच पे ना रखें. और बैग में भी रख रहे हो तो हाँ हाँ बैग में रख लो इसे. बोलो. 26 वाला क्वेश्चन है सर. ठीक है. क्या मुझे वोल्टेज अक्रॉस एल एन आर देखा था पाई बाई 2. ठीक है. ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है. ठीक है. और ये करंट है. आई और आर ऐसे तो होता है सर. सही है. सही. तो अब ये बोला वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर डिफर बाई पाई. बाई 2. एल और सी 180 का ही तो है टोटल. हाँ तो सही है. मैं कब बोल रहा हूँ. ये पहले है. और करंट अक्रॉस एल एंड आर एंड सेम फेज. क्या मतलब क्या है? देखो ये इधर ये भी इधर, तो जीरो एंगल हो गया मतलब सेम फेज. सेम फेज हो गया. तभी आंसर नहीं आया. तभी जो वाला है सर चौथा. तो सर एक ही हो रहा है सर. अभी आपने सर वो वाला बताया था. हाँ सर ये वाला. ठीक है. सर आपने सर 90 कैसे बोल दिया था मतलब? देखो याद करो ये रजिस्टर है. ये रजिस्टर. तो रजिस्टर का वोल्टेज यहाँ 120 बनाओगे, इंडक्टर का यहाँ 160 बनाओगे, तो नेट 200 आ जाएगा. 90 होता है सर. एक बार 200 निकालो तो देखो 160 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर. 160 को आया करीबन. ठीक है ना. देखो 160 मतलब इसमें से 40 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर. 40 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये गए 40 इंटू 5 200. 520. 200 आया. नहीं अंडर रूट तो हट चुका है. 200. हाँ ये समझाने के लिए यूज़ किया था. और देखो ठीक है. वो मैं भेज दूंगा PDF. ठीक ना. आज भिजवा दूंगा. ओके बच्चों इतना ड्रॉ कर लिया. इसमें कहीं कोई दिक्कत कर लो फटाफट. बच्चों एक लेके पास कर दो. एक लेके पास कर दो. ठीक है. हाँ बच्चों ये EM वेव्स का है. ठीक है. ओके. बच्चों सबको मिल गए. पास कर दो. बच्चों कोई भी बाकी तो नहीं है जिसको नहीं मिला. ठीक है. बच्चों अभी इतना ड्रॉ कर लिया. यहाँ तक कोई दिक्कत. ठीक है. चले आगे बच्चों. अब बच्चों लास्ट टर्म पे याद करो मैंने डिस्कस किया था वही चीज बच्चों बता रहा हूँ. इस लूप के अक्रॉस अगर मैं लगाता हूँ
एम्पियर्स लॉ across loop 1 and loop 2। तो बच्चों एम्पियर्स लॉ इसके अक्रॉस लगा रहा हूं। मान लो बच्चों ये रेडियस है r, ये रेडियस r, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन, ये तो होता है। अब b dl का इंटीग्रेशन बच्चों 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई इन b म्यू नॉट आई इन 2 पाई r, ठीक है। अब अक्रॉस लूप 1 आई इन 0, तो b 0, अक्रॉस लूप 2 सॉरी अक्रॉस लूप 1 आई इन, मान लो बच्चों i है, तो b कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अक्रॉस लूप 2 आई इन 0, तो b कितना आ गया म्यू नॉट 0 अपॉन 2 पाई आर, b कितना आ गया 0। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो फिर मैं आगे डिस्कस करूँ। अभी के लिए ये मान लो कि b डॉट डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई इन, मतलब क्या है वो समझो। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड को किसी लूप के अलोंग इंटीग्रेट कर दो, वो हो जाता है म्यू नॉट इंटू अंदर का करंट, उस लूप के अंदर का करंट। तो b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, तो मैग्नेटिक फील्ड को उसके अलोंग इंटीग्रेट करोगे तो वो म्यू नॉट टाइम्स इंटू अंदर का करंट होगा। अब इस लूप के अंदर तो आई करंट फ्लो कर रहा है, पर यहाँ हवा है, हवा में तो कोई करंट है नहीं, हवा में कोई करंट नहीं है, तो आई इन हो गया 0। आई इन 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अपने आप में कितना हो गया 0, ठीक है। वापस बोलो। हाँ रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल मतलब वही रेखीय समाकलन। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों समझो, हमने पहले लूप के अक्रॉस एम्पियर्स लॉ लगाया, मैग्नेटिक फील्ड आया, दूसरे लूप के अक्रॉस एम्पियर्स लॉ लगाया, मैग्नेटिक फील्ड 0 आया। ये हमने थ्योरेटिकली सॉल्व किया थ्योरी के हिसाब से। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ें मैच करनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल चीज़ के लिए मान लो मैं किसी इक्विपमेंट से मेजर करता हूँ, तो पहले लूप के अक्रॉस इक्विपमेंट से मैग्नेटिक फील्ड उतना दिखा रहा, दूसरे लूप के अक्रॉस उतना मैग्नेटिक फील्ड वापस दिखा रहा, जबकि आना कितना चाहिए 0। तो दोनों में सेम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा, सेम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, इसका मतलब दोनों में सेम करंट फ्लो करना चाहिए, जबकि दूसरे केस में करंट क्या आ रहा है 0। तो यानी कि या तो एम्पियर्स लॉ में कोई खराबी है या हम कोई ना कोई गलती कर, तभी हो सकता है, क्योंकि थ्योरी कुछ और कह रही है, प्रैक्टिकल कुछ और कह रहा है। इसका मतलब थ्योरी में कोई ना कोई चीज मिस है, थ्योरी में कोई ना कोई चीज मिस है,
इस मिसिंग चीज को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ गए बच्चों? तो मैक्सवेल ने पहली बार इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था, अपनी फेमस इक्वेशंस में उन्होंने इसको इंक्लूड किया था। तो प्लेट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से अपना एक इक्विवेलेंट या डिस्प्लेसमेंट करंट हम बोल सकते हैं, वो हम कंसीडर कर। क्लियर? अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों इसके आगे पॉइंट बना के आप लिख लो, इसके आगे बच्चों पॉइंट्स बना के लिख लो, वही इसमें प्रूफ किया गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, वो याद करो हमने, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो यहीं से प्रूफ होता। इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। इसके अंदर जब चार्ज वेरी करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें आता है। समझ गए ना? ये चीज क्लियर है? अब बच्चों पॉइंट बना के इसमें आप लिख लो, पॉइंट बना के बच्चों लिख लो, प्रैक्टिकली सेम मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, practically same magnetic field exists across both the loops. Practically same magnetic field exists across both the loops. Practically same magnetic field exists across both the loops. Hence we are missing some term. Hence we are missing some term across loop 2. Hence we are missing some term across loop 2. This missing term is called displacement current. This missing term is called displacement current. This missing term is called displacement current. ठीक है? This missing term is called displacement current. ये चीज क्लियर है? ओके, अब बच्चों जो मैंने आपको चीजें बताई वही बस आप फिर आगे पॉइंट बना के लिख लो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। मैक्सवेल इंट्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट इन हिज फेमस इक्वेशन। बच्चों ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखवाए? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी इक्वेशन में था? तो बस पता होना चाहिए मैक्सवेल की इक्वेशन। ठीक है? अब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस, करंट ड्यू टू दिस फ्लक्स चेंज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट करंट फ्लो कर रहा है उसी को हमने बोल दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट।
समझना, फील्ड तो सिंपली मेजरमेंट हो जाएगा, जैसे समझना, ऐसे समझना, मान लो लाइट के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ मान लो बहुत शार्प लाइट है, तो बहुत ज़्यादा लाइट रेज ऐसे पास पास होंगी, ये बहुत शार्प लाइट हो गई। और ये मान लो थोड़ी डल लाइट है, तो लाइट रेज कम होंगी, ऐसे दूर दूर होंगी। तो ये तो एक तरीके से फील्ड होगी। फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ एक छोटा सा एरिया लिया और यहाँ मान लो एक बड़ा सा एरिया ले रहा हूँ, तो बताओ इस छोटे से एरिया से ज़्यादा लाइट जाएगी या उस बड़े से एरिया से? तो भले ही यहाँ लाइट ज़्यादा है, बट यहाँ एरिया, इस एरिया से कितनी लाइट रेज आ रही है, वो है फ्लक्स। तो जरूरी नहीं है कि भाई फील्ड ज़्यादा है तो फ्लक्स भी ज़्यादा। फ्लक्स हो जाता है कि उस एरिया से कितनी लाइट रेज आ रही है, डेंसिटी भी नहीं, मतलब उससे कितनी लाइंस पास, हाँ, तो वो फ्लक्स हो जाता है। हाँ, सही कह रहे हो। फ्लक्स चेंज की वजह से करंट नहीं है, वो एक करंट जैसा बोल दिया, प्रॉपर करंट नहीं है, वो करंट जैसा मान ले, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे दिया। पर वो जैसे नॉर्मल करंट होता है वैसा करंट नहीं है, एक करंट के इक्विवेलेंट मान लो, समझ रहे हो? जैसे वर्किंग के हिसाब से लगभग वैसा ही बिहेव करता है, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर करंट नहीं है। जैसे जो अपना कंडक्शन करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, वैसा कोई करंट नहीं है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ, तो उसी को बस डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। हाँ बोलो। मत जाओ अभी, अभी जो चल रहा है उसी फॉलो करो, वो फ्लक्स जब आएगा तब देख लेंगे। जैसे मान लो तुमने कोई कांच की प्लेट ऐसे रख दी, तो लाइट रे जा सकती है, क्या दिक्कत, बस ठीक है, वही फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों इसमें आगे हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो बच्चों समझो, फ्लक्स होता है E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब कैपेसिटर के बीच में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों जैसे शायद मैंने चार्ज ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, देखता हूं। हाँ बच्चों, मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज Q है, तो यहाँ प्लेट्स माइनस Q, एरिया A, यहाँ एरिया A। बच्चों इतना और ड्रॉ कर लो उसमें, Q माइनस Q, A और A। ठीक है, कर लिया बच्चों। अब समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन। अभी ये मान लो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इनटू एरिया। बच्चों ए कट गया, तो फ्लक्स यहां से क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q यहां से आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव। डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dq बाई dt, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, d5 बाई dt। क्लियर? अब dq बाई dt बच्चों क्या होता है, करंट। तो ये करंट फ्लक्स चेंज की वजह से आ रहा है, तो इसी करंट को बच्चों हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट d5 बाई dt। तो इस चीज का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कर लो बच्चों इतना, फिर हम वापस डिस्कस कर। सही है, प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अभी ये मान के चलना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, हाँ वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, बच्चों हटा दो इसे। अब बच्चों वापस हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एम्पियर्स लॉ क्या था? B डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन। अब इसको मॉडिफाई कर दिया किसने? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। और कैसे कर दिया? तो नाउ मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, वो अगर हम देखें तो अकेला एम्पियर्स का लॉ ये था, B डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन की जगह उन्होंने क्या कर दिया? आई टोटल। आई टोटल, और आई टोटल से मतलब ये हो गया है B डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी और आई डी। आई सी से मतलब है कंडक्शन करेंट, वही जो अपना नॉर्मल करेंट होता है, कंडक्शन करेंट। और आई डी से मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट करेंट। क्लियर है? तो ये अपनी मैक्सवेल, या हम बोल सकते हैं मैक्सवेल एम्पियर मॉडिफाइड इक्वेशन आ जाएगी। तो इतना बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस कर लूँ। ठीक है, प्लेट्स के बीच में कुछ मीडियम हो, हाँ, तो उसमें ये हो जाएगा। देखो किस चीज में चेंज आएगा ये पूछो। देखो उस केस में समझो, अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू देखेंगे वो चेंज कर जाएगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर जाएगी तो जो रेट ऑफ चार्ज है वो चेंज कर जाएगा। तो उसकी वजह से उस पर कंडक्शन करंट पर फर्क पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना? इतना क्लियर है बच्चों? ओके, अब बच्चों समझो, ध्यान से समझना बच्चों, करंट क्या होता है? करंट अगर मैं लिखता हूं dq बाई dt, क्लियर है? अब बच्चों थोड़ा सा अगर याद हो तो कैपेसिटर में चार्जिंग इस तरह से होती, थोड़े टाइम पे जाके चार्ज कांस्टेंट हो जाता। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो करंट कितना हो गया? जीरो। तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो। अब करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, चार्ज फिक्स हो गया। चार्ज फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, तो फ्लक्स भी फिक्स हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो बच्चों कंक्लूजन समझो, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो चार्ज वेरी करता है। चार्ज वेरी करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और तो ही डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। जैसे ही वो चार्ज होना बंद हो जाएगा तो कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम ही होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट अपना कब तक रहेगा? जब तक कि वो फ्लक्स वेरी कर, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, या चार्ज वेरी कर रहा है। क्लियर? अब बच्चों साथ ही साथ कई बार इस फॉर्मेट में भी हमसे पूछा जाता है कि समझना, कैपेसिटर में बच्चों पढ़ चुके हो Q इक्वल टू सी वी, डी क्यू बाई डी टी। बच्चों यहाँ से क्या आ गया? C इंटू डी वी बाई डी टी। तो आपसे बोल देंगे कि वोल्टेज इस रेट से चेंज हो रहा है, करंट बताओ, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो? C इंटू डी वी बाई डी टी। तो बच्चों एक बार जो मैंने पॉइंट्स बताए उन्हें आप लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों आप इसके बाद ये पॉइंट्स लिख लो।
फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ पूरा टॉपिक बच्चों, फिर मैं स्टार्टिंग से एक बार पूरा बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करेंट रिमेन्स टिल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस और वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस कैपेसिटर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तभी तक रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट विल बी सेम। जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उतना ही कंडक्शन करंट भी होगा। अब ID इक्वल टू IC डी क्यू बाई डी टी, क्यू होता है CV, C कांस्टेंट होता है बाहर आ गया, तो अपने पास क्या हो गया C इंटू डी वी बाई डी टी। साथ ही साथ बच्चों अभी भी हम पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ई से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। क्या मतलब है बच्चों, एक बार कंप्लीट कर लो फिर मैं वापस डिस्कस करूँ। कर लो बच्चों इतना। बच्चों एक सेकंड इससे करो। कल्पित जी वो मैंने पेपर भेजे थे, समझ गए ना? हाँ वही कर रहा हूँ सारे समझ गए ना? मैंने चेक कर लिए सारे, उतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस करके मैंने एक तो 11 का तो आपको भेज दिया, हाँ 11 जेई का मैंने भेज दिया, ठीक है, इसका और मैं भेजता हूँ। हाँ कर लो कोई नहीं। क्या चीज़? मतलब मैं समझा ही नहीं, पेपर तुम पहले ही दे चुका हो ना। मैंने बोला ठीक है सर से ले लूँगा तो बना लूँ, और जितना बनेगा उतना बोल देना। हाँ मैं दे देता हूँ सर, मैं शाम को दूँगा। कर लिया बच्चों इतना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब बच्चों मैं पूरा टॉपिक एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसे समझो बच्चों इधर। ठीक है, स्टार्टिंग से बच्चों मैं पूरा बता रहा हूँ वो समझो। बच्चों ये अपना कैपेसिटर मान, ये उसकी प्लेट्स, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। इधर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब बच्चों हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इस पे चार्ज वेरी करता है। जब तक चार्ज वेरी करेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, तब तक फ्लक्स वेरी करेगा, और तभी तक अपना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो स्टार्टिंग से बच्चों अगर हम देखें, इस लूप के अक्रॉस अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, प्रैक्टिकली भी आता है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो थ्योरेटिकली तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है, बट प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड आता है, यानी कि हम कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। वो मिसिंग चीज़ क्या है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट करंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। बच्चों जो मैंने लास्ट लाइन बताई कि वो एरिया पे डिपेंड करता है, उसका क्या मतलब होता है वो समझो, वो भी मैं बता दूंगा, समझो बच्चों। समझना जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चों ये सर्कल है, इसकी रेडियस r, ठीक है। अब बच्चों मान लो मैंने एक और सर्कल ऐसे लिया r/2। बच्चों बताओ पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पूरे सर्कल का πr², और इस वाइट या रेड वाले सर्कल का πr²/4। अब बच्चों मान लो मैं पूरे सर्कल से फ्लक्स लिखूंगा तो ये, उस रेड वाले से लिखूंगा तो ये, समझ गए बच्चों। तो जो मैंने लास्ट लाइन बताई थी
कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट एरिया पे डिपेंड करता है, उसका क्या मतलब है बच्चों वो बता रहा हूँ, समझ पाए। अब डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों लिखोगे तो डी फाई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन। बताओ उस केस में और इस केस में फ्लक्स का कितना फर्क आ गया, 1/4 का। 1/4 का फर्क आ गया तो करंट में कितना फर्क आ जाएगा, 1/4 का। तो आपसे क्वेश्चन में बच्चों यही पूछा जाता है, जैसे मान लो बच्चों यही सर्कल है, आपसे बोलेंगे कि हमने इसमें r/2 रेडियस का एक सर्कल कंसीडर किया, उससे डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, तो पूरे के कंपैरिजन में कितना हो गया, 1/4। समझ गया बच्चों। आपसे बोला कि r/3 रेडियस का है तो एरिया कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, 1/9। ये चीज क्लियर है। अब वो सेम कैसे होता है वो चीज समझ। हमने जब यहां कैलकुलेट किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वही अगर हम ये पूरा लूप कंसीडर करके कैलकुलेट करें तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही। अगर हम सेम टाइप का लूप लें और सेम टाइप का सब कुछ लें तो बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यानी कि करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसका मतलब जितना कंडक्शन करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। चलो मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दूंगा, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली बताया, अब मैथमेटिकली भी मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। ये चीज तो समझ गए ना, ठीक है, इतना समझ गए। अब बच्चों सारी चीजें मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो समझो। ये मैंने वही बताया कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड एक में 0 आ रहा है, एक में कुछ आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब कोई टर्म मिस कर रहे हैं, वो मिसिंग टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया। कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों कितना आया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये चीज क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर मैंने बताया था मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो टोटल कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो जब बच्चों तुम उस साइड लूप लगाओगे तो उस साइड कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, ये जीरो हो गया, इसकी वजह से आ जाएगा। जब अंदर लगाओगे तो कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आ जाएगा। तो जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई, जो दिक्कत थी वो, देखो जब लूप 1 में लगाओगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जब लूप 2 में लगाओगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए था वो अब आ रहा, वो दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक रहेगा, जब तक कि फ्लक्स चेंज होगा या वोल्टेज चेंज होगा। ये चीज अपनी और बच रही है, वो मैं बताता हूँ। ये चीज बच्चों समझ ही गए, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों मान लो हम मैथमेटिकली प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होता है, तो वो चीज समझो। देखो कंडक्शन करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो इसमें जो चार्ज वेरी कर रहा है वही कंडक्शन करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट को भी हमने इनडायरेक्टली उसी से निकाला है। देखो यहां पे क्यू यहां निकाला, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, बस चार्ज को लिखा अलग तरीके से गया। तो एक ही चीज को तुम दो अलग मेथड से करोगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चार्ज जो है वो तो वही रहेगा, चार्ज थोड़ी बदलेगा, समझ गए। बस ये कि उसमें हम Q इक्वल टू सी भी लिख देते हैं, इसमें मैंने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा है, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ समझ गए ना, क्लियर है बच्चों। चले आगे। अब बच्चों हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो बच्चों आप अपने जो मैंने सीट प्रोवाइड की है उससे देखो, उसमें बच्चों 1 2 3 एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
बच्चों इसमें एक काम करो, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट कर लो, फोर्थ कर लो, फिफ्थ कर लो, ठीक है ना, और अप टू 11 तक आप एज अ होमवर्क रख लो। समझ गए ना बच्चों? हाँ, फर्स्ट, फोर और फिफ्थ कर लो। फर्स्ट जैसे देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंट दिस बीइंग चार्ज बाय ए वोल्टेज सोर्स चेंजिंग ये कंडक्शन करंट थ्रू वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू, वो निकालना। तो बच्चों अभी भी हमने सीखा है I इक्वल टू, देखो Q इक्वल टू सी वी, तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या C इंटू डी वी बाई डी टी। कैपेसिटेंस बच्चों कितना दिया है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और dv बाई डी टी बच्चों कितना दिया है 3, तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये क्या आ गया करंट, यानी कि 60 माइक्रो एम्पियर। तो बच्चों ये करंट आ गया। अब जो ये करंट है वही कंडक्शन करंट है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों सेम ही है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। समझ गए बच्चों? ठीक। अब फोर्थ देखो बच्चों, पहले इससे कर लो बच्चों, कोई नहीं अभी देखते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ फर्स्ट में किसी को दिक्कत? अब फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ, फर्स्ट का आंसर सेकंड। हाँ, फोर्थ जिससे सॉल्व हुआ मुझे बताएं, तुमने क्या किया, क्या सॉल्व कैसे किया? सही है, और कोई? तुमने क्या किया? सही है बच्चों, C इंटू डी वी बाई डी टी कर सकते हो, या फिर वही Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी, वोल्टेज क्या दिया है V नॉट साइन ओमेगा टी, करेंट बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, तो सी वी नॉट साइन का कॉस ओमेगा टी और अंदर वाले का ओमेगा। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, फोर्थ। ठीक है ना, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? उससे भी कर सकते हैं, एसी वाले कंसेप्ट से करना चाहो वो भी सही है। हमें क्या चाहिए, वोल्टेज दे रखा है, तो करंट होगा वोल्टेज अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, लेकिन करंट जो होगा वो 90 आगे होगा, तो प्लस 90 और करना पड़ेगा, उससे भी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत, फोर्थ में? फोर्थ क्लियर है, ठीक है। फर्दर बच्चों अब इसमें देखो फिफ्थ, 100 ohm resistance and capacitance are connected in series in 220 volt source. When capacitor is 50% charge, the peak value of displacement current. तो बच्चों 100 ohm resistance and capacitor connected series 220 volt source। बच्चों इसमें AC सोर्स कर लो, रुको एक बार, सोर्स इसमें AC कर लो, क्योंकि पीक पूछ रहे हैं तो मतलब वो AC होना चाहिए। पहली चीज AC सोर्स कर लेते हैं। When capacitor is 50% charge, peak value of displacement current। तो बच्चों समझो 50% चार्ज हो या 20% चार्ज हो या 30% चार्ज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पीक वैल्यू तो जो रहती है वो वही रहती है। तो अब एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसको आप लोगों के डाउट डिस्कस करता हूँ। अब समझो बच्चों, अगर मैं 100 ओम रेजिस्टेंस और ये 100, बच्चों दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो समझना Z अगर मैं लिखता हूं 100√2, RMS करंट अगर मैं लिखता हूं RMS करंट, तो 220 अपॉन 100√2, तो पीक करंट अगर मैं लिखता हूं तो 220 अपॉन 100√2 इंटू √2 2.2। बच्चों ये 100 है, ये भी 100 है, तो नेट कितना हुआ 100√2। अब ये पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। आंसर बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, सेकंड। तो बच्चों फिर समझो, कौन सा आ रहा है अपना, √2 गए 2.2, हाँ थर्ड, सॉरी थर्ड।
हाँ करण अब बोलो, वापस बोलो। ये स्टेप देखो डिफरेंशिएट किया है तो CV नॉट तो वैसा ही, साइन का कॉस और अंदर वाले का करोगे तो 1 ओमेगा और आएगा। हाँ ये चीज क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक बार आप देखो 6th नंबर, सही है। एक कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो बच्चों जब फुल्ली चार्ज हो जाता है